आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 71 से स्टडी करना है, लेकिन एक क्वेश्चन ही हमने छोड़ा था। वो इसलिए कि कन्फर्मर्स जो है हमारे चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं कहीं इनको दिया गया है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान इसके बारे में हमें होना ज़रूरी है। तो देखे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो एक चीज़ को ध्यान देना है कि जो स्टेबिलिटी है उसमें मान लीजिए जैसे दो लोग पास पास अगर हों तो लड़ाई झगड़ा की संभावना ज़्यादा होती है, अगर दूर हों तो लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो जो ये ग्रुप हैं इन्हें हमें पहली बात तो दूर रखना है, तो हमें वो विकल्प चुनना है जिसमें ये दूर हों। दूसरी बात, इंटरमालिक्यूलर और इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो जिसमें इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए जो बी वाला है इसमें पास पास है, जो सी वाला है इसमें भी पास पास है, तो इनमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा तो स्थायित्व तो कम होगा। तो इसलिए बी और सी हमारा एकदम गलत हो गया। अब आ जाता है डी और आ जाता है ये ए, ये दो हमारे पास बचते हैं। तो देखिए ए में OH और OH अपोजिट साइड में है, और डी में OH और ये OH पास पास है। तो ये पास पास होने की वजह से एक ही मॉलिक्यूल में ये स्थिति बन रही है कि देखिए ये जो इधर ये HOH ये है और ये पीछे इसके HOH है, ये पीछे वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो ये OH पास होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी जो स्थायित्व को बढ़ाएगी। इस वजह से ए और डी में हम लोग ये डी वाले को चुनेंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे HOH है ये और एक HOH है, तो ये अलग मॉलिक्यूल है हमारा, ये अलग मॉलिक्यूल है। तो अलग मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग होती है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे इंटर कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फिनाल है, OH ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर H होगा। अब ये H और ये O अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो इंटर और इंट्रा में आप अंतर समझिए। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब अलग अलग। ये देखिए इधर वाला अलग है और पीछे इसके अलग है। अब इन दोनों के बीच में, इस H और इस OH के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्थायी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला इतना एज। तो इसका हमें IUPAC नाम लिखना है कि IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहले NCERT देखेंगे। यहाँ पर देखिए NCERT में जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनकी प्रियॉरिटी दी गई है, मतलब किसको पहले महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को महत्व पहले दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में।
डबल बॉन्ड को महत्व पहले दिया गया है, तो नाम लिखते समय हम लोग डबल बॉन्ड को पहले महत्व देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो कुल मिला के डबल बॉन्ड को पहले महत्व दिया गया। अब जब नाम लिखेंगे तो ABCD जो लिखते हैं उसमें जो अक्षर पहले आएगा उसको हम पहले महत्व देंगे। तो B पहले आता है, Y बाद में आता है। तो चूँकि ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है और डबल बॉन्ड में ईन लगता है, तो B नहीं ई, ईन में ई आता है। तो ई पहले आता है, Y बाद में, इसलिए ई को पहले लिखेंगे, Y को बाद में। तो पहले नंबर पर ईन है और 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 1 ब्यूट ईन, और तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये हमने नाम लिख दिया है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है। कह रहा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द हाइब्रिडोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमको लिखना है। C2 C3 C5 मतलब 2 3 5 6 का लिखना है। तो 2 3 5 6 का 2 में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो यस, और एक सिंगल बॉन्ड है, तो SP हो जाएगा। 2 के बाद 3, यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यस, ये तीसरे कार्बन का यस P3 हो जाएगा। अब 5 6 में, 5 में देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यस, एक हाइड्रोजन का ये, एक ये P2 हो जाएगा। 6 में सब सिंगल बॉन्ड है, तो SP3 हो जाएगा। तो SP SP3 SP2 SP3, SP SP3 SP2 SP3, D वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। D वाला कैसे किया जाता है हमने सब करके आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज को जो बढ़ाएगा, जो ग्रुप जहाँ जितने ज़्यादा लगे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि ये जो Cl है हमारा, ये Cl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की बजाय घटा देगी, तो B वाला हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से C वाले में देखें, NO2 है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए फोन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो कुल मिला के ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव की वजह से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। C भी नहीं हो सकता। अब D वाले में देखते हैं, तो D वाले में देखेंगे तो ये इस तरह CH HOH, और ये बेंजीन रिंग लग जाएगी इस तरह। ये बेंजीन रिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है निगेटिव की तुलना में। हालांकि डबल बॉन्ड होता तब ऐसा होता कि इसके ऊपर टूट के इलेक्ट्रॉन आता, नेगेटिव चार्ज बनता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं होगा, परंतु फिर भी इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर खींचेगा।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डी वाला भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं ए वाले में। तो ए वाले में देखिए इसमें भी ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये माइनस आई के साथ साथ माइनस आई ग्रुप है, इसके साथ साथ प्लस एम है, प्लस एम प्रभाव है, प्लस मीजोमेरिक प्रभाव भी है इसका। तो मीजोमेरिक प्रभाव की वजह से ये प्लस एम भी शो करेगा। तो प्लस आई और प्लस एम जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं बेंजीन रिंग में, जबकि जो है माइनस आई और माइनस एम घटाते हैं। तो कुछ प्लस एम प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इस वजह से हमारा जो OH वाला है ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? ए वाला होगा। तो ए वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ग्रुप लाइक ClNO2 ये सब शो करते हैं माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई ग्रुप अटैक टू द बेंजीन रिंग डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो माइनस आई ग्रुप है अगर वो अटैच होगा बेंजीन से तो क्या करता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को घटा देता है एंड हेंस लेस प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए जो बेंजीन रिंग है वो लेस प्रोन हो जाती है, यानी कम सुविधाजनक हो जाती है। अब OH जो है हमारा ये OH नॉट ओनली शो माइनस आई इफेक्ट। जो OH है ये केवल माइनस आई इफेक्ट नहीं शो करता बल्कि प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है, विच प्रीडोमिनेट द माइनस आई कैरेक्टर। तो अगर इन दोनों में मिलान किया जाए तो माइनस आई की तुलना में जो एम प्रभाव होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसलिए प्लस एम का प्रभाव माइनस आई के इफेक्ट को कम कर देगा, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर जाएगी, विच फैसिलिटेट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। कहानी यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप देख लेना है। अब NCERT की जो बुक है उसमें प्लस एम प्रभाव के बारे में नहीं बताया गया है। मीजोमेरिक इफेक्ट इसका नाम है। तो रिजोनेंस इफेक्ट जो है, इसी रिजोनेंस इफेक्ट से हम लोग तुलना करेंगे, जिसका रिजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसी को हम मान लेंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट है। अगर आगे आएगा तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्लस आर इफेक्ट में OH का प्लस आर इफेक्ट है, जबकि NO2 का माइनस आर इफेक्ट है। इसलिए OH का प्लस एम जो है ज़्यादा होने की वजह से, और चूँकि प्लस आर या प्लस माइनस आर प्लस आई या माइनस आई पर ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है हमारी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 74। कह रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। तो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव, इस मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आइसोमेरिज्म है NCERT में दो पार्ट में बांटा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता हिंदी में बोलते हैं, यानी अंतरा आकाश में खाली जगह पर किस प्रकार से ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल या आइटम का। स्ट्रक्चरल में अब ये स्टीरियो में जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो तरीके के हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बता रहा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर इसके होंगे, ये जो दिया गया है। तो ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दो टाइप के पार्ट में बांटा गया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो इसके बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इसका डिटेल अब NCERT में नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है स्टीरियो आइसोमर्स, देखिए सिर्फ इतना दिया गया है
कि कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर एंड कैन बी क्लासिफाइड एज जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आगे का कुछ भी नहीं दिया गया, तो वैसे आना नहीं चाहिए आगे नीट में आपके, हो सकता है आगे दिया हो, तो इस संभावना को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वैसे आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दिया गया है, ये स्ट्रक्चर पूरा हमने पहले बना लिया। ये जो मॉलिक्यूल है इसको फैला करके इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Br CH3। अब इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज गिवन बाय सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कब होंगे, जब प्रेजेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, अब देखिए है नहीं आपके कोर्स में, लेकिन अब चूंकि आ गया है तो हमें समझना पड़ेगा। कायरल कार्बन एटम बोलेंगे जिस कार्बन एटम से सारे ग्रुप अलग अलग अटैच हों, एक जैसा दूसरा ना हो, जैसे ABCD, ये कायरल एटम है, कार्बन एटम है ये वाला। लेकिन अगर ABC और A, तो ये कायरल एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी A है, यहाँ पर है, दोबारा नहीं कोई होना चाहिए, सारे ग्रुप अलग होना चाहिए। तो देखिए ये जो कार्बन है इसमें ये H अलग है, CH3 अलग है, Br अलग है, और ये पूरा पोर्शन अलग है। तो इसका मतलब इस कार्बन से सारे ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। तो एक कायरल कार्बन है तो 2 की पावर n, चूँकि एक ही कायरल एटम है तो 2 की पावर n, तो 2 हमारे ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। और ये डबल बॉन्ड एक है तो 2 की पावर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही है, तो एक रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे और 2 हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो कुल मिला करके 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने, 2, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने, 2, क्योंकि एक ही कायरल आइटम है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 2 + 2 = 4, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का मतलब ही होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर प्लस जियोमेट्रिकल बराबर स्टीरियो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो स्टीरियो हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 75, कह रहा है बेस स्ट्रेंथ ऑफ। तो ये तीन ऑप्शन वो दिए गए हैं कंपाउंड हमारे पास, तो इनमें ऑर्डर बताना है। बेस स्ट्रेंथ से क्षारीय प्रभाव किसमें सबसे ज़्यादा है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जितने कंपाउंड दिए गए हैं इनमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, और हाइड्रोजन निकल जाए तो वो हाइड्रोजन उसको चाहिए तो बेसिक कैरेक्टर होगा। पानी में घोलने पर जो हाइड्रोजन देता है वो एसिडिक होता है, और जो हाइड्रोजन ले लेता है वो बेसिक होता है। या यूँ कहें कि पानी में घोलने में जो OH देता है वो बेसिक होता है, और जो H देता है वो एसिडिक होता है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ के हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया तो ये इधर भी H हो जाएगा, तो H बना लिया। इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है, तो इधर CH2 है तो इधर भी CH2 हो जाएगा, ये जोड़ के हमने बना लिया। इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH3 है, इधर भी CH2 है तो CH3 हो जाएगा, तो ये CH3 हो गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज लगा है। तो एक एक हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे। अब जब हमने इसमें एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो अब यस कैरेक्टर पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को यस मान लेंगे फिर सिंगल बॉन्ड पी हो जाएगा। इधर डबल बॉन्ड को यस मान लेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। इधर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। अब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो हमारा है वो किस आधार पे बढ़ता है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए sp यानी 50% एस कैरेक्टर है, sp2 यानी 33.33% हमारा एस कैरेक्टर है। और यहाँ पर उसी हिसाब से और कम हो जाएगा, 25% बचेगा। तो यस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए यस कैरेक्टर बढ़ रहा है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब अगर जो है हम इसी का उल्टा कर दें तो बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इससे एक एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हाइड्रोजन निकल जाने के बाद क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा और निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक ही हाइड्रोजन का अंतर होगा। जब एक ही हाइड्रोजन का अंतर होगा तो इस एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम बेसिक होगा, उल्टा हो जाता है एकदम। ये एसिड है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। और अगर एसिड का बेस हुआ डायरेक्ट उल्टा हो गया। तो इसी प्रकार अगर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो इसका उल्टा सबसे कम बेसिक होगा, इसलिए तीर ये बढ़े वाली थी तो इसको उल्टा कर दिया। वही कंडीशन इसमें हो जाएगी, वही कंडीशन इसमें हो जाएगी। बस एक ही हाइड्रोजन का अंतर होगा तब इस एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होगा, इस बात को ध्यान देना। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज वीकर एंड वाइस वर्सा। तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है तो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा वीक होगा। तो इस हिसाब से जो ऊपर दिया गया है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हमारा ये वाला शो करेगा, फिर ये जब एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो यही नीचे दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे करना है बात हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है, कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन इन द फॉलोइंग। कार्बोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बेन आयन में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन इन द फॉलोइंग। तो कार्बोनियम आयन में क्या था, टर्शियरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता था सेकेंडरी और प्राइमरी की तुलना में। तो इस बात को हमें थोड़ा बारीकी से समझना है। तो कार्बोकेटायन में क्या होता था कि जैसे CH3 ग्रुप लगा हुआ, ये CH3 ग्रुप लगा है, ये CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये जो इसके ऊपर तनाव की वजह से चार्ज लगा है ये ख़त्म होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रल होंगे, इसलिए टर्शियरी वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होता था। लेकिन अगर इसी जगह निगेटिव लगा दिया जाए तो निगेटिव चार्ज लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन और देंगे तो इसका तनाव और बढ़ जाएगा, इसलिए तब ये कम स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज लग जाएगा तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा। तो इसी को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 जुड़े हैं और ये निगेटिव चार्ज है तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 जुड़े हुए हैं तो सबसे कम स्टेबल, यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं तो इससे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर देखिए चूँकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन रिंग में घूम सकता है, बेंजीन रिंग में, तो इसलिए अपनी स्थिति बदल सकता है, यानी रिजोनेंस हो सकता है। तो बेंजीन रिंग में घूम सकता है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर देखिए सबसे कम आर वाले जुड़े हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
तो इसलिए जो है ये स्टेबिलिटी का क्रम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लोअर विल बी द स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेन आयन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 3 ग्रुप जुड़े हैं तो सबसे कम स्टेबल है। इसमें 2 ग्रुप जुड़े हैं तो इससे ज़्यादा स्टेबल है। और इसमें देखिए बेंजीन रिंग है तो इसलिए इससे कुछ ज़्यादा स्टेबल है। और इसमें क्या है कि सबसे कम R ग्रुप जुड़े हैं इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस बात को हमें ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है। कह रहा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी। तो ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें सबसे ज़्यादा कह रहा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, ऑर्डर हमें लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इसका मतलब बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन ही चाह रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो बेंजीन रिंग, तो ये हमारी बेंजीन रिंग बन गई। फिर टॉलुइन, तो बेंजीन रिंग में अगर CH3 लगा दिया जाए तो ये हमारा टॉलुइन बन जाएगा। फिर आ जाता है क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन रिंग में अगर क्लोरीन लगा दिया जाए तो ये आ जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन रिंग में अगर OH लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा फिनाल। अब इनमें हमको बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक होना, तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो बेंजीन रिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को बढ़ावा देगा। तब इसमें देखते हैं। तो जैसे CH3 जुड़ा हुआ है तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, ये घटा देगा क्लोरीन क्योंकि ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन -I के साथ साथ +M प्रभाव भी है, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये -I से +M प्रभाव ज़्यादा होता है इसलिए ये बढ़ाएगा। और इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इसके पीछे रहेगा ये। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए C विकल्प हमारा करेक्ट। C का मतलब है कि सबसे पहले देखिए बेंजीन है, बेंजीन, ये देखिए बेंजीन नहीं टॉलुइन होगा पहले। C वाला करेक्ट है, D नहीं 4। तो हाँ देखिए सबसे पहले फिनाल है, फिनाल में OH ग्रुप लगा है तो -I प्रभाव है और +M प्रभाव है। तो +M -I से ज़्यादा प्रभावी होता है इसलिए फिनाल सबसे पहले आ गया। फिर इसके बाद देखिए टॉलुइन आ गया क्योंकि CH3 जुड़ा है, उसका +I प्रभाव होता है और +I +M से कमज़ोर होता है इसलिए फिनाल के बाद टॉलुइन आया है। फिर टॉलुइन के बाद देखिए हमारी बेंजीन आ जाएगी और क्लोरोबेंजीन सबसे लास्ट में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में घटाएगा। तो इसको फिर से बना के देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। OH सबसे ज़्यादा होगा, फिर OH के बाद ये हमारा CH3 होगा, फिर इसके बाद ये हमारा बेंजीन होगा, फिर इसके बाद सबसे कम हमारा क्लोरोबेंजीन होगा ये। तो OH का -I +M प्रभाव है, +M I से ज़्यादा प्रभावी होता है इसलिए सबसे ज़्यादा है। CH3 का +I है, +M से कम होता है इसलिए +M वाले के बाद +I है। इसमें न +I है न +M है तो बाद में आ गया, इसे -I है इसलिए सबसे लास्ट में आ गया। तो C वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। पहले फिनाल, फिर टॉलुइन, फिर बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन। फिनाल, फिर टॉलुइन, फिर बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन।
अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है बेंजीन हैविंग एनी एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज OH माइनस आर अंडर गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली एज कम्पेयर टू बेंजीन इटसेल्फ। तो जो माइनस आई ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली दे देता है। 10 टॉलुइन एंड फिनाल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली। अब टॉलुइन और फिनाल ये दोनों जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली देंगे, क्योंकि टॉलुइन में CH3+ है, फिनाल में +R+M प्लस आई ग्रुप है टॉलुइन। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टॉलुइन और फिनाल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और क्लोरीन घटाता है, -I प्रभाव है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो ये होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला, चाहने की प्रबलता, चाहने की प्रवृत्ति। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। आयोडीन दिया है, आयोडीन आयन है एक तरह से, क्लोरीन आयन है और ब्रोमीन आयन है, या ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन। ये है ब्रोमीन क्लोरीन तो तब कहते हैं जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किस में ज़्यादा होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल बनने की प्रवृत्ति, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो एक चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड। तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही वर्ग में है, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो हमारे एटॉमिक मास बढ़ता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। और परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से दूर चला जाएगा। जब नाभिक से दूर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नाभिक के आकर्षण से दूर होगा, दूरी बढ़ने से नाभिक का आकर्षण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आयोडीन है इसका आकार सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का, मतलब आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन में आयोडाइड आयन का आकार सबसे ज़्यादा है। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से निकल सकता है, यानी न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन चाह रहा है वो आसानी से किससे प्राप्त कर सकता है? आयोडाइड आयन से। इसलिए आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ब्रोमाइड की, फिर सबसे कम क्लोराइड की, क्योंकि आयोडाइड का आकार और एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का। यहाँ पर देखिए कह रहा है इन केस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स बट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। ध्यान दीजिए, जब सेम ग्रुप में होंगे तभी ये नियम लागू होगा। तो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हो लेकिन सेम ग्रुप में हो किसी पीरियोडिक टेबल में, तो देन द लार्जर इन द एटॉमिक मास हायर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। हेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयन। इसलिए हैलाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर इसका कम है, फिर इसका कम है, फिर इसका सबसे कम है। जिसका सबसे ज़्यादा है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है। सेम ग्रुप में बात हो रही है तब हम ये कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है। कह रहा है इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ए कंपाउंड इन द स्पेसिफिक सॉल्वेंट थ्रो टू बी कायरल इट मे मीन्स दैट। कह रहा है अगर कोई रोटेशन ना हो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का
किसी कंपाउंड में अगर हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डालते हैं, किसी घोल में, विलायक में डालते हैं, थ्रो टू बी कायरल, यानी कायरल आइटम के चारों ओर, तो कह रहा इट में मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या है, तो द कंपाउंड्स इज सर्टेनली मीजो, तो जो मीजो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कायरल कार्बन है उसके चारों ओर किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में रोटेशन नहीं होता पोलराइज लाइट का किसी प्लेन के। अब ये देखिए आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मीजो कंपाउंड डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, बस खत्म बात, आगे ज़्यादा चक्कर में न पड़िए। अब क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, कायरल कौन सा नहीं है। देखिए कायरल भी अभी आपके कोर्स में एनसीईआरटी में कहीं भी चर्चा नहीं हुई। वैसे हमने आपको बताया है कि कायरल वो होते हैं जिसमें कार्बन आइटम से जुड़े सारे का ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं, आपको नहीं बताया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कह रहा है एनी एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, कायरल कार्बन इज ए कार्बन आइटम दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। ध्यान दीजिए एसिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है, और सिमेट्री नहीं होगी जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। आर ग्रुप ऑफ आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन को देखें तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर इथेन ग्रुप जुड़ा है, इधर भी इथेन, तो ये कायरल आइटम नहीं है क्योंकि दोनों तरफ इथेन इथेन जुड़ गए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो हमारा कार्बन आइटम है इसमें इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर ब्रोमीन जुड़ा है, इधर CH2CH3 है, इधर भी CH2CH3 है, दोनों सेम है, लेकिन कह रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, तो हमें जो है नॉट कायरल पूछा है, तो दोनों तरफ जो है ये सेम है इसलिए कायरल नहीं है, डिफरेंट होने, चारों डिफरेंट होंगे तब कायरल बोलेंगे। आपके कोर्स में नहीं इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।